वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि समाजशास्त्र के पेपर 1 से रिलेटेड होगा। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दूँ, आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो समाजशास्त्र में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, यानी सोशियोलॉजी के 2 पेपर आपको जानने होंगे। 2 पेपर में आपका जो पहला पेपर है उसमें आपको पढ़ना पड़ता है क्या भाई, क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट के बारे में आपको जानना होता है, यानी कि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय जो विचार है उनके बारे में पढ़ना होता है। और जो दूसरा पेपर है उसमें आपको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति के बारे में पढ़ना होता है, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। ठीक है, तो ये 2 पेपर हैं आपके। तो पेपर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है। अब ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर मैं देने जा रहा हूँ, यानी कि जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, इससे पहले और भी जैसे कि एमसीक्यूज टाइप के जो है क्वेश्चन पेपर, मतलब ये एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव वाले, लगभग शुक्ला स्टडी पॉइंट और बीए क्रेकर दोनों चैनल मेरे ही हैं, तो दोनों पर ही एक प्रकार से मैं जो है सोशियोलॉजी की वीडियोस दे चुका हूं। तो लगभग 4-5-6 वीडियो हो चुकी होंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, तो अब हर एक सब्जेक्ट की फिफ्थ सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जितनी भी वीडियो हुई होंगी वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। पेपर 1 की अलग प्लेलिस्ट और पेपर 2 की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई। ठीक है, तो क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। चलिए, सोशियोलॉजी बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर 2024 पेपर 1 समाज शास्त्र, मतलब शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार या क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट। ठीक है, अब देखिए 3 टाइप के प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो खंड आ से पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों को, यानी अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो ये सारा थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन होता है, पेपर में दिया जाता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताएं। फ्रांसीसी क्रांति है थी क्या? फ्रांसीसी क्रांति एक प्रकार से जो हुई, या उसका क्या प्रभाव पड़ा, या फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वो कहाँ पर हुई, कब हुई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको कम से कम 50 शब्दों में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात तो फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी भैया? 1789 ईस्वी में। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव जो पड़ा है वो समाज बदलने की दिशा में हुआ है। समाज में एक मूलचूल परिवर्तन हुआ है। समाज में एक प्रकार से जो समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया वो फ्रांसीसी क्रांति ने ही दिया। फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात की जाए तो ये फ्रांसीसी क्रांति समानता और स्वतंत्रता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास को एक प्रकार से नया मोड़ देने वाली घटना सिद्ध होती है। आपको बता दूं, ये फ्रांस में तो घटना हुई, लेकिन इस क्रांति ने एक प्रकार से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव डाला। संपूर्ण विश्व क्या, भारत जैसे देश पर उस समय भी प्रभाव पड़ा। भारत में भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे लगने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पे फ्रांस की क्रांति के जो विचार थे, या फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव पड़ा, वो यूरोप ही नहीं बल्कि अन्य महाद्वीपों के देशों पर भी पड़ा, जिसमें भारत भी एक देश शामिल था। ठीक है, और उस समय उपनिवेशवाद का बोलबाला था। सामंतवादी व्यवस्था एक प्रकार से सांपी थी। सामंतवादी युग को समाप्त किया इस क्रांति ने, और एक नई समाज व्यवस्था का सूत्रपात करने का जो एक प्रकार से काम किया वो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही किया गया। ठीक है, इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया, केवल फ्रांसीसी समाज ही नहीं बल्कि समूचे यूरोपीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन करवाए। और आप देखते हैं जो है बहुत सारे लोग इसमें, खास करके स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता, ये 3 नारे मुख्य रूप से फेमस थे। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो एक प्रकार से चीज़ें लिखी हुई हैं वो फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रभावित है कहीं ना कहीं पे। तो फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रकार से कई सारा कारण रहा, कई सारे कारण रहे। राजनीतिक कारण भी रहे, कुछ अपने सामाजिक कारण रहे, बौद्धिक कारण रहे, आर्थिक कारण भी बहुत सारे रहे। चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति पर जब हम लोग आएंगे। सबसे पहली बात जानिए कि 1789 ईस्वी में एक प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति का उद्भव होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव ये पड़ा कि निरंकुश शासन का अंत होता है और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। जहाँ एक तरफ पहले राजा हुआ करते थे, जारशाही हुआ करती थी, निरंकुशता हुआ करती थी कि राजा जो मर्जी आते था वो करते थे, वो सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई और एक गणतंत्र की स्थापना हुई, रिपब्लिक स्टेट बना। ठीक है, इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ कि फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान भी तैयार किया गया। इसके अलावा क्रांति ने क्या किया, राज्य के संबंध में लोकप्रिय संप्रभुता का जो सिद्धांत होता है उसका प्रतिपादन किया।
इसके अलावा इस क्रांति के दौरान मानव के मौलिक अधिकारों की घोषणा होती है कि भाई मनुष्य के कुछ अधिकार होते हैं जिन अधिकारों पर सरकार भी एक प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उन अधिकारों की बात यहीं से शुरू होती है। इसके अलावा क्रांति के बाद प्रशासन का दोबारा से गठन होता है, यानी पुनर्गठन होता है। इसके अलावा कानूनों की विविधता समाप्त करके समान कानून और कानूनों का संग्रह लागू किया गया, मतलब कि अब सभी व्यक्ति के लिए समान कानून होगा, किसी व्यक्ति के लिए कोई रियायत नहीं होगी। पहले क्या होता था कि भाई जो बड़े व्यक्ति हैं उन पर कानून का दूसरा नियम लगता था और जो छोटे व्यक्ति होते थे उन पर दूसरा लगता था। जो और टाइप के व्यक्ति हैं, मतलब एक प्रकार से वर्ग विशेष में समाज बटा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सभी लोगों पर कानून लागू हुआ करता था। तो इन चीज़ों को समाप्त किया गया और खासरे कानून का संग्रह जो बनाया गया था वो एक व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने एक बिल प्रस्तुत किया था, उसका कानूनों का संग्रह था जिसको कहा जाता था कोड ऑफ नेपोलियन। तो कोड ऑफ नेपोलियन में एक प्रकार से फ्रांस के धर्म के बारे में या फ्रांस के कानून के बारे में सारी चीज़ें बताई गई थी कि फ्रांस का क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके कई प्रभाव पड़े। व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी समाप्त कर दिए गए। नाप तोल में दशमलव पद्धति की शुरुआत होती है। दोषपूर्ण सील्ड व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके अलावा पूंजी और साख के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं जब नेपोलियन शासन संभालता है तो उस समय आप देखते हैं सड़कों का, पुलों का, बंदरगाहों का, इन सभी का निर्माण हुआ। व्यापार उद्योग में वृद्धि होती है। आर्थिक प्रभाव बहुत सारे पड़े, ठीक है। आर्थिक प्रभाव ये पड़ा कि सामंतों की भूमि को कृषकों में बांट दिया गया। सभी वर्गों के लिए करों का भार समान कर दिया गया। शाही जो है व्ययशीलता को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से व्यवस्था में बजट प्रणाली और बचत के कारण आर्थिक स्थिरता आ जाती है और कुल मिलाकर के बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था एक प्रकार से इसके समय लागू होती है। लेकिन बाद में फिर दिक्कतें आती हैं, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक प्रभाव ये पड़ा कि क्रांति के उपरांत फ्रांस के कैथोलिक चर्च का पुनर्गठन किया जाता है। पुरातन सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और ख़ास करके आप देखते हैं क्रांति के बाद सामाजिक समानता का युग जो होता है वो आ जाता है। क्रांति खासकर कृषकों के लिए एक वरदान साबित होती है। जो खेती करने वाले लोग थे उनको एक प्रकार से खेती दे दी जाती है, खेत दे दिए जाते हैं। क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में क्या था कि एक खेत जो होते थे या भूमि जो होती थी विशेष वर्ग के हाथों में हुआ करती थी। अब वो विशेष वर्ग के हाथों में ना होकर के संपूर्ण कृषकों में बंट जाती है और अब सभी लोग अपने अपने खेतों में खेती करते हैं। शिक्षा और साहित्य को क्रांति के दौरान कैथोलिक चर्च के आधिपत्य से हटा करके राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी में राष्ट्रीय भावना और गौरव की वृद्धि होती फ्रांसीसियों में। तो कहीं ना कहीं पे फ्रांसीसी क्रांति की सारी चीज़ें होती और इसका ये जब जो सारे प्रभाव पड़ रहे थे खास करके, तो इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि समाज में परिवर्तन हुआ। और आपको बता दूं जब समाज में परिवर्तन होता है तो उसी को भी आप समाज के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो समाज में जब परिवर्तन होगा, कोई भी क्रांति होगी तो उसका सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, सारे प्रभाव पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े कारखानों की स्थापना से पूंजीवाद जो है उस विचारधारा का उदय होता है। तो फ्रांस की क्रांति का परिणाम स्वरूप क्या होता है, पूंजीवाद जो व्यवस्था है उसका उदय होता है। यानी कि जो निजी स्वामित्व वाले जो है लोग हैं उनका दबदबा हो जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें होती। पूंजीवाद का उदय औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होता है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होती है लेकिन ये संपूर्ण यूरोप में छा जाती है जिस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी लघु उत्तरीय में हमने प्रश्न रखा है। तो ये तो हो गया आपका भाई फ्रांसीसी क्रांति जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी चीज़ें हुई। दूसरा प्रश्न है आपका प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो 50 शब्द क्या मैंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों का या दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। ये बस आपको करना क्या होगा, एक दो बार वीडियो को देखना होगा, सुनना होगा, मेरी बातों को जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा सबसे पहले जानिए किसने दी है। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को दिया है अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे कौन है आप सभी को पता होगा, किसी को बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं पड़ेगी। अभी तक आप लगभग 4 सेमेस्टर पढ़ चुके हैं तो अगस्त कॉम्टे को तो आप जानते ही होंगे। अगस्त कॉम्टे जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। 1838 में समाज शास्त्र को ही इन्होंने, चूँकि पहले उसको सामाजिक भौतिकी कहा जाता था, सोशल फिजिक्स, सोशियो फिजिक्स कहते थे उसको, लेकिन अब इसको सोशियोलॉजी जो नाम दिया था वो इन्होंने ही दिया था, अगस्त कॉम्टे ने ही दिया था। तो अगस्त कॉम्टे ने ही विचारधारा दी है प्रत्यक्षवाद। आपको बता दूं इसके प्रत्यक्षवाद के आधार पर कॉम्टे ने सामाजिक अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया
और प्रत्यक्षवाद का उल्लेख उनकी प्रमुख दो रचनाएं जो हैं, एक तो पॉजिटिव फिलॉसफी उनकी एक रचना है अगस्त कॉम्ट की, उसमें उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और एक पॉजिटिव पॉलिटी है, पॉजिटिव फिलॉसफी एंड पॉजिटिव पॉलिटी, ये दो रचनाएं इनकी हैं जिन रचनाओं में खास करके प्रत्यक्षवाद के बारे में जानकारी मिलती है। अगर वास्तव में देखें तो जो अगस्त कॉम्ट थे, इनके द्वारा प्रस्तुत जो प्रत्यक्षवाद है कोई सिद्धांत या कोई नियम ना होकर के एक ऐसी प्रणाली है या एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से कॉम्ट ने क्या किया, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया, और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप देने में सफलता प्राप्त करी। इसीलिए अगस्त कॉम्ट को हम एक वैज्ञानिक विचारक मानते हैं और समाजशास्त्र को एक विज्ञान भी मानते हैं, सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षवाद है क्या, प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करके निष्कर्ष निकालना, कि कोई घटना होती है तो उस घटना पर बाकायदा से आप जाएं और वहाँ पर उस घटना के जितने भी मापदंड हैं उनको देखें, समझें, घटना को पूरा बारीकी से देखें, एक एक चीज़ों को अवलोकित करें, उसके बाद में फिर निष्कर्ष निकालें कि इस घटना का एक प्रकार से परिणाम क्या निकला होगा। यानी बिना घटना के स्थल पर जाए हुए अगर आप कोई चीज़ बता दे रहे हैं तो उसमें उतनी प्रामाणिकता या उतनी वैज्ञानिकता नहीं होगी जितनी आप घटना पर जा करके चीज़ों को जान पाएंगे। तो घटना पर जा करके, घटना स्थल पर पहुंच करके उसका अवलोकन करना घटना का, और फिर उसके बाद में नियम कायदे बताना, फिर निष्कर्ष निकालना कि घटना का एक प्रकार से परिणाम क्या निकला, घटना कैसे हुई थी, इसका क्या कारण था, सारी चीज़ें निकालना, ये होता है एक प्रकार से प्रत्यक्षवाद का मतलब। फ्रांसीसी भाषा में पॉजिटिव शब्द का उपयोग जो किया जाता है वो प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए ही किया जाता है, और वास्तव में रचनात्मक, निष्पक्ष और यथार्थ ज्ञान को ही प्रत्यक्षवादी ज्ञान या पॉजिटिव दृष्टिकोण कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद को अंग्रेजी में पॉजिटिव कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉलिटी और पॉजिटिव फिलोसॉफी दो पुस्तकें इनकी अगस्त कॉम्ट की बड़ी फेमस हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे बन सकता है, अगर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो ये चीज़ जानिएगा। ये पॉजिटिव शब्द है, फ्रांसीसी भाषा में जो पॉजिटिव शब्द होता है उसको प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए जाना जाता है, कि भाई आप जा कर के प्रत्यक्ष देखो अपनी आंखों से कि भाई हुआ क्या था या ये घटना कैसे संभव हुई होगी, सारी चीज़ों का अवलोकन करें, निरीक्षण करें पूरा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि सामाजिक घटनाएं जो होती हैं या जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, खास करके जैसे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन्हीं के समान सामाजिक घटनाएं भी होती हैं। यानी सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं के समान ही कुछ निश्चित नियमों के द्वारा नियंत्रित होती हैं और निर्देशित होती हैं। कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनके द्वारा जो है ये घटनाएँ कंट्रोल होती हैं और आगे बढ़ती हैं। ठीक है, सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों को मात्र प्रत्यक्षवाद के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये स्टेटमेंट या ये जो कथन है, ठीक है, ये किसका कथन है? ये अगस्त कॉम्ट ने स्वयं कहा था कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो प्राकृतिक घटनाओं की भांति उन घटनाओं को भी एक प्रकार से कुछ निश्चित नियमों के द्वारा, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पहले से निश्चित होते हैं, उन्हीं नियमों के द्वारा संचालित होती हैं वो घटनाएं और उन्हीं नियमों के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, और सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों को मात्र प्रत्यक्षवाद के द्वारा हम उन नियमों को, उन कायदों को, उन मापदंडों को समझ सकते हैं जो कि प्रत्यक्षवाद के नियम है। ठीक है, वास्तव में अगर देखें तो प्रत्यक्षवाद ही वह एकमात्र तरीका है और एक प्रणाली है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा घटनाओं का अवलोकन हम कर सकते हैं, घटनाओं को अच्छे तरीके से जान पाते हैं, घटनाओं का परीक्षण करते हैं और घटनाओं का वर्गीकरण करके सामाजिक घटनाओं को हम समझ सकते हैं और एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद जो है निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं को समझना ही प्रत्यक्षवाद है। तो प्रत्यक्षवाद ये होता है। ठीक, क्या होता है? निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण पर आधारित जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका प्रयोग करके सामाजिक घटनाओं को समझना ही प्रत्यक्षवाद होता है। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट आगे भी कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद अवलोकन योग्य तथ्यों से संबंधित वह पद्धति है जिसके द्वारा तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण करके नियमों की स्थापना की जाती है। तो ये है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, प्रत्यक्षवाद के अगर बारे में बताएं आपको तो इसकी मान्यताएं और विशेषताएं बहुत सारी हैं। जैसे इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है इसकी कि प्रत्यक्षवाद जो है वो धर्म और विज्ञान का समन्वय करता है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन होता है प्रत्यक्षवाद। चौथी विशेषता इसकी ये है कि तार्किकता पर आधारित है, इसमें तर्क होता है, वैज्ञानिकता पर आधारित है। पांचवी बात यह है कि सामाजिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती है, ये बात प्रत्यक्षवाद के द्वारा ही बताई गई।
छठी बात ये ध्यान रखिएगा, यथार्थ ज्ञान पर आधारित मतलब कि यथार्थ ज्ञान पर आधारित अर्थात क्या है, इसका वर्णन करता है प्रत्यक्षवाद। मतलब कि शुद्ध और वास्तविक और यथार्थ ज्ञान, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद किसी घटना का एक प्रकार से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, वो घटना स्थल पर जाता है और अच्छे तरीके से अवलोकन करता है और क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सभी प्रश्नों की व्याख्या करता है। ठीक है, इसके अलावा अगली विशेषता आप लिख सकते हैं कि अध्ययन की पद्धति जो है इसकी वैज्ञानिक पद्धति है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक विद्वान है रॉलिन चैम्बलिस, उनकी एक पुस्तक है सोशल थॉट। उस सोशल थॉट पुस्तक में प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा, रॉलिन चैम्बलिस ने, कि प्रत्यक्षवाद का संबंध अलौकिक विश्वासों से नहीं है, यह आशावादी भी नहीं है। व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्षवाद का संबंध वास्तविकता से है, कल्पना से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब प्रत्यक्षवाद का सीधा सा मतलब होता है जो प्रत्यक्ष और तरीके से लोगों ने देखा और सारी चीज़ें वो वैज्ञानिकता पर आधारित होती हैं, शुद्ध शुद्ध चीज़ें, तो वो होती हैं प्रत्यक्षवाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कुल मिलाकर के अगस्त कांट ने जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो उनको एक प्रकार से समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाना था, समाजशास्त्रीय अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना और सामाजिक घटनाओं को निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण के द्वारा समझना था। ठीक है, तो ये था प्रत्यक्षवाद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया विस्तार से। आपके समझ में प्रत्यक्षवाद तो आ ही गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक डार्विनवाद क्या है। सामाजिक डार्विनवाद जो है, इसकी अवधारणा किसने दी है, ये बात बताएं। सामाजिक डार्विनवाद किसे कहते हैं? देखिए, स्पेंसर की अगर बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर जिस प्रकार से जो है डार्विन महोदय ने जीवों पर या जीव समाजों पर अध्ययन किया था, ठीक इसी प्रकार से जो हर्बर्ट स्पेंसर है मनुष्य समाज का अध्ययन करते हैं। और ख़ास करके सामाजिक डार्विनवाद के अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर की बात की जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है समाज और व्यक्ति में समानता और भिन्नता दिखाने का प्रयास करते हैं। और यदि हम इस प्रकार के विचारों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि अत्यंत प्राचीन काल से विचारक व्यक्ति और समाज की तुलना करते आए हैं। साथ ही इन दोनों में समानताएं भी होती हैं, समाज और व्यक्ति में कई सारी भिन्नताएं भी होती हैं। ठीक है, तो वेदों में भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहु से क्षत्रियों की, उदर से वैश्यों की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये श्लोक वेदों में भी लिखा गया कि ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कृतः उरुतस्य दवैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। तो इस प्रकार से ये उत्पत्ति बताई गई है कि समाज के बारे में कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे ये सब बना। तो कुल मिलाकर के सामाजिक डार्विनवाद जो है वो एक प्रकार से क्या करता है, समाज के निर्माण के भिन्न भिन्न व्यक्तियों का योगदान समाज के निर्माण में होता है, उसी को समझने का प्रयास करता है और व्यक्ति और समाज में क्या डिफरेंस होता है, क्या समानताएं होती हैं, उनको व्याख्यायित करने का काम करता है। भारत में व्यक्ति और समाज के सामंजस्य के लिए दो प्रकार के धर्मों का प्रतिपादन किया गया, एक तो वर्ण धर्म और एक आश्रम धर्म। वर्ण धर्म की अगर बात की जाए तो भारत में आप देखते हैं वर्ण व्यवस्था आती है, जिसमें वर्णाश्रम में खास करके वर्णाश्रम के एक प्रकार से जो है समाज का विभाजन है, वर्ण व्यवस्था समाज का विभाजन है, जबकि आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा जाता है। वर्ण और आश्रम एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वर्ण जो होते हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है 4, आश्रम 4 है। एक तो पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें जो है शुरुआत से बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर के 25 साल तक वो शिक्षा ग्रहण करता है और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता है। फिर उसके बाद में 25 साल के बाद में उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद में वो क्या करता है, वो एक प्रकार से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, तो गृहस्थ आश्रम हो जाता है। 50 साल तक गृहस्थ चलता है। फिर उसके बाद में 50 के बाद में वो एक प्रकार से जो कुछ सीखा या पढ़ा लिखा होता है या फिर जो उसने एक प्रकार से गृहस्थ आश्रम में अनुभव किया होता है, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, उन सारी चीज़ों को एक प्रकार से वो वानप्रस्थ यानी जंगल की ओर प्रस्थान करता है और लोगों को बताता हुआ चलता है कि भाई ये घटनाएं जीवन में आ सकती है और इनका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो वानप्रस्थ मान जंगल की ओर प्रस्थान करना, यानी वानप्रस्थ आश्रम 50 से लेकर के 75 वर्ष की अवस्था का होता है। इसके बाद में आता है 75 से लेकर के जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, यानी 100 वर्ष तक की बात की गई है। चूँकि 100 वर्ष की आयु को एक प्रकार से आधार मान करके आश्रम व्यवस्था का विभाजन किया गया है। तो 75 से लेकर के 100 वर्ष तक जो आश्रम आता है उसको बोलते हैं संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम कौन कौन से हो गए आपके, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक है समाजशास्त्र के सिद्धांत। ठीक है, समाजशास्त्र का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है तो आप बताएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने अपनी पुस्तक में एक प्रकार से जो सामाजिक डार्विनवाद है इस विचारों का प्रतिपादन किया है।
और इस प्रकार के सिद्धांत के प्रतिपादन का स्पेंसर का एकमात्र उद्देश्य ये था कि समाज को समझा जाए, समाज है क्या इसको जाना जाए। तो समाज को समझने के लिए इस सिद्धांत को उन्होंने दिया, सामाजिक डार्विनवाद को। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि खास करके इस सिद्धांत के हिसाब से वो एक प्रकार से 3 भागों में इस सिद्धांत को बांटते हैं हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक डार्विनवाद को। पहला सिद्धांत है उनका कि व्यक्ति और समाज के बीच में अंतर और समानता देखना। दूसरी बात, व्यक्ति और समाज की समानताओं को समझना। तीसरी बात, व्यक्ति और समाज में भिन्नताएं। सबसे पहले व्यक्ति और समाज को समझना, फिर व्यक्ति और समाज के बीच में समानताओं को जानना, और फिर उसके बाद में असमानताओं को समझना, यानी कि उसमें भिन्नताओं को समझना। तो एक प्रकार से ये हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में चीज़ें हो गई। और हर्बर्ट स्पेंसर मुख्य रूप से खास करके यही चीज़ बताते हैं कि अच्छा, इस सिद्धांत के माध्यम से अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यता की जीत नामक सिद्धांत की उपेक्षा की गई थी, और व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक भी माना गया था सामाजिक डार्विनवाद में, कि जितना व्यक्ति समाज के लिए ज़रूरी है उतना ही समाज व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। यही बात है इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते तो यह है सामाजिक डार्विनवाद। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विज्ञानों का वर्गीकरण। विज्ञानों के वर्गीकरण की अगर बात जब हम करते हैं तो विज्ञानों के वर्गीकरण की बात कौन करता है भाई? विज्ञानों का वर्गीकरण कौन करता है? जो है अगस्त काम्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगस्त काम्ट जो है वो एक प्रकार से विज्ञानों के पदानुक्रम का सिद्धांत या विज्ञानों का वर्गीकरण जो है वही करते हैं अगस्त काम्ट ही। और सबसे पहला विज्ञान वो मानते हैं अगस्त काम्ट कि गणित जो है, गणित शास्त्र जो है सबसे पहला विज्ञान होगा शुरुआत में, ठीक है। तो गणित शास्त्र को पहला स्थान देते हैं। वास्तव में गणित शास्त्र सबसे पुराना और आधारभूत और पूर्ण विज्ञान की श्रेणी में आता है, ये चीज़ एकदम से क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गणित शास्त्र में जैसे अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया, रेखा गणित हो गया और यांत्रिकी हो गया, ये सब एक प्रकार से गणित शास्त्र के विज्ञान है। दूसरा जो विज्ञान बांटा या वर्गीकरण किया अगस्त काम्ट ने वो खगोल शास्त्र, यानी सेकंड नंबर पर खगोल शास्त्र को उन्होंने रखा। अगस्त काम्ट ने समस्त सामाजिक घटनाओं को अजीवज और जीवज दो भागों में बांटा। अजीवज घटनाओं को भी काम्ट ने दो भागों में बांटा, एक खगोल संबंधी घटनाएं और एक स्थलीय घटनाएं। तो विज्ञानों के संस्करण के क्रम में काम्ट ने गणित शास्त्र के बाद में दूसरा स्थान जो दिया वो खगोल शास्त्र को दिया, ठीक है। और चूंकि खगोलीय जो अध्ययन है मुख्य रूप से गणितीय गणनाओं पर ही निर्भर करता है और इसीलिए दूसरे नंबर पर खगोल शास्त्र रखा। तीसरे नंबर पर इन्होंने किस जो है शास्त्र को रखा? भौतिक शास्त्र को रखा इन्होंने। भौतिक शास्त्र जो है तीसरा स्थान प्रदान किया अगस्त काम्ट ने इसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में चूँकि आपको बता दूं कि जो है गणित शास्त्र और खगोल शास्त्र जो है खास करके वो एक प्रकार से भौतिक शास्त्र और ये इन सब तीनों का संबंध होता है आपस में, तो तीसरे नंबर पर भौतिक शास्त्र को रखा। चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो चौथे नंबर पर उन्होंने रसायन शास्त्र को रखा, और उसके बाद में फिर पाँचवें नंबर पर प्राणी शास्त्र को रखा, फिर छठे नंबर पर उन्होंने समाजशास्त्र को रखा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में छठे नंबर पर उन्होंने किसको रखा? समाजशास्त्र को रखा। तो विज्ञानों के संतरण में अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र को सबसे अंतिम स्थान यानी छठवें स्थान पर रखा, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र अपने से पूर्व विकसित सभी विज्ञानों पर निर्भर है और उनकी तुलना में अधिक विशिष्ट और जटिल है। मतलब समाजशास्त्र जो है पूर्ण विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता है, ये बात अगस्त काम्ट को भी पता थी, इसीलिए अगस्त काम्ट जो है इसको छठे स्थान पर रखते हैं विज्ञान की श्रेणी में। और कुल मिलाकर के अगर कहें तो अगस्त काम्ट द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का संतरण सिद्धांत बढ़ती हुई निर्भरता तथा घटती हुई सामान्य पर आधारित है। विज्ञानों के संतरण से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र जो है वो नवीन विज्ञान है, और जिसका विकास अन्य विज्ञानों से विकास में काफ़ी समय बाद होता है इसका विकास, और इसी कारण से समाजशास्त्र जो है अपने से पूर्व विकसित सभी विज्ञानों पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, और इसकी प्रकृति सबसे जटिल है, ठीक है। तो ये है एक प्रकार से विज्ञानों का वर्गीकरण, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है? गणित शास्त्र, दूसरे पर खगोल शास्त्र, तीसरे पर भौतिक शास्त्र, चौथे पर रसायन शास्त्र, पांचवें पर प्राणी शास्त्र और छठे पर समाजशास्त्र। ये अगस्त काम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया, विज्ञानों का संतरण किया, ठीक है। तो विज्ञानों का संतरण पूछे या वर्गीकरण पूछे, ठीक है, या विज्ञानों का पदानुक्रम पूछे तो वो अगस्त काम्ट ने दिया है। और इसी प्रकार से पहले नंबर पर किसको रखा, दूसरे पर किसको रखा, तो छठे स्थान पर समाजशास्त्र को रखा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न आपसे बन सकता है, सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक तथ्य के बारे में खास करके इमाइल दुर्खीम बड़ी ज़बरदस्त विचारधारा देते हैं। इमाइल दुर्खीम को आप सभी लोग जानते होंगे। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा को देते हुए कहा कि एक सामाजिक तथ्य जो होता है कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका होता है या तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्ति या पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है, वो एक प्रकार से क्या होता है, वो होता सामाजिक तथ्य।
एक अन्य स्थान पर दुर्कheim ने सामाजिक तथ्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके और ख़ास करके जो चीज़ें हैं ये सब सम्मिलित होती हैं इसमें, जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। कुल मिलाकर के दुर्कheim आगे कहते हैं कि जो ये कार्य होते हैं, ये कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के वे तरीके होते हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। कुल मिलाकर के जो है ये जो सामाजिक तथ्य है इसके बारे में अगर बात की जाए, सामाजिक तथ्य जो है अगर इसके बारे में बात की जाए भाई, तो सामाजिक तथ्य यही है, ठीक है, दुर्कheim महोदय के द्वारा दिया गया है सामाजिक तथ्य की अवधारणा, और इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। हालांकि तथ्य का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी घटना से लगाया जा सकता है जो पर्याप्त निश्चित है, ठीक है, और तथ्य की सत्यता और निश्चितता के संबंध में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथ्य के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बोध हो सकता है, और इसके अंतर्गत कोई मानसिक दशा जिसकी न किसी व्यक्ति को हो आती है। खास करके मतलब कि अगर एक उदाहरण के माध्यम समझें तो यह कि किसी स्थान पर कुछ वस्तुएं एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित हैं, यह एक तथ्य है। तथ्य मतलब होता है फैक्ट, तो फैक्ट हमेशा सत्य होता है, उसमें किसी प्रकार की किसी शंका की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो उसी तथ्य के बारे में बताया। अब तथ्य के बारे में अगर बात की जाए तो तथ्य ये होता है, अब इमाइल दुर्कheim ने तथ्यों के बारे में जो बताया है, उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। इमाइल दुर्कheim कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, प्रत्येक समाज में वे पहले से ही उपलब्ध होते हैं। सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो प्रत्येक समाज में पहले से ही उपलब्ध होते हैं, जबकि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति जब समाज में अपने अस्तित्व के प्रति चेतना होता है, चेतन अवस्था में आता है, तब वह अन्यों जैसा व्यवहार जो है करने लगता है, दूसरों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो एक प्रकार तथ्य वो होते हैं। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचते तथा अनुभव करने के ऐसे ढंग से है जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर के अस्तित्व बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। कुल मिलाकर के जो है सामाजिक तथ्य जो होता है वो एक प्रकार से एक फैक्ट जानकारी होती है जो कि समाज के बारे में होती है। सामाजिक तथ्यों की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि तथ्य में सत्यता होती सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक तथ्य के संबंध में प्रायः सभी अवलोकनकर्ताओं का एक ही विचार होता है। तीसरी बात यह है कि सभी तथ्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको देखा नहीं जा सकता है। चौथी बात है, तथ्य वास्तव में घटित होने वाली एक घटना है, प्रक्रिया है, कारक है, वस्तु है अथवा बात का होना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मतलब पांचवा जो पॉइंट है ये है कि तथ्यों के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बोध होता है, ठीक। ज्ञानेंद्रिया का मतलब जो हमारे शरीर में जैसे कि आँख, कान, त्वचा, नाक, ये सब है, ये सब क्या है, ये सब ज्ञानेंद्रिया है, इनके द्वारा हमको जानकारी मिलती है, तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा छठी विशेषता आप लिख सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से काम में आने वाले तथ्य जो हैं अर्थपूर्ण तथा महत्वपूर्ण होते हैं। तो तथ्य एक प्रकार सामाजिक तथ्य जो होता है वो क्या होता है, सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के ढंग सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, वो होते हैं सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य के बारे में यही बात इमाइल दुर्कheim कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा ये है, क्लियर। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा क्लियर हो गई। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। छठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हीगल का द्वंद्ववाद। हीगल का जो द्वंद्ववाद है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। हीगल ने द्वंद्ववाद के बारे में क्या चीज़ें बताई हैं उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं हम। हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो भी बड़ा फेमस है खास करके, और आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है। हीगल के द्वंद्ववाद से कई प्रश्न पूछे गए हैं। हीगल का जो एक प्रकार से डायलेक्टिज्म है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। द्वंद्ववाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायलेक्टिक, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, द्वंद्ववाद को डायलेक्टिक बोलते हैं, क्लियर। यूनानी शब्द से बना हुआ है डायलेक्टिक, डायलेगो शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। तो इसका द्वंद्ववाद का सीधा सा मतलब होता है तर्क वितर्क करना, बातचीत करना। द्वंद्व मतलब एक प्रकार से एक दो लोगों के बीच में खास करके तर्क वितर्क होना, उसको द्वंद्व बोलते हैं। तो हीगल महोदय द्वंद्ववाद के बारे में या फिर तर्क वितर्क करने को लेकर के अपने विचार देते हैं।
हीगल कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। मतलब अगर आप जो है अगर कोई विचार देंगे तो उस पर तर्क जरूर होगा। कोई वस्तु अगर ए है और ए वस्तु के विपरीत वस्तु जो होगी बी जरूर होगी, मतलब एक दूसरे का विलोम या प्रतिवाद, या अगर कोई विचार आप देंगे तो उस पर दोबारा से प्रतिक्रिया जरूर आएगी। मतलब ये तो तय है एकदम से। हीगल कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु जरूर होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहले वाद यानी थीसिस होता है और तब उसका प्रतिवाद होता है। कोई विचार पहले आता है, उसके बाद में उसका उस विचार के जो है प्रतिवाद आता है। प्रतिवाद का मतलब होता है उसके रिफ्लेक्शन में आता है या फिर उसके विरोध में आता है, तो वो होता है प्रतिवाद। और इन दोनों के संघर्ष से क्या होता है, एक तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है जिसको हम संवाद बोलते हैं। ठीक है, तो वाद फिर प्रतिवाद, उसके बाद में तब संवाद होता है। ठीक है, और इसी संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों की ही विशेषताओं का समावेश होता है, और समावेश के साथ साथ यह दोनों से अधिक उत्तम भी होता है। और इस अर्थ में संवाद और वाद और प्रतिवाद इन दोनों का अतिक्रमण करता है। संवाद जो होता है वाद और प्रतिवाद का अतिक्रमण करता है, और संवाद एक नई परिस्थिति होती है, परंतु यह अस्थायी होती है। संवाद जो होती है वो अस्थायी होती है, क्योंकि प्रगति के दौरान थोड़े समय के बाद आप देखते हैं फिर स्वयं वाद का रूप धारण कर लेता है। संवाद जो होता है फिर वाद बदल जाता है, और फिर उसका एक प्रतिवाद जन्म लेता है, और फिर एक प्रकार से संवाद जो है चीज आ जाता है। तो एक प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद, फिर संवाद जो होता है एक प्रकार से फिर बदलता है, यानी एक चक्र की भांति चलता है। जैसे कि सबसे पहले एक विचार आया, वाद आया, अब वाद आगे बढ़ेगा तो ये क्या बनेगा, फिर इस पर जो है जब कोई व्यक्ति जो है इस पर अपने विचार देगा, प्रतिवाद देगा, इसको लेकर के दूसरे विचार तर्क देगा, इस पर आपके विचारों का खंडन करेगा तो प्रतिवाद होगा। अब प्रतिवाद के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा भैया, संवाद बनेगा। क्या बनेगा, संवाद बनेगा। और संवाद की प्रकृति चूंकि अस्थायी होती है, कभी भी मतलब बदल सकती है समय के साथ, तो फिर क्या होगा, यही संवाद कुछ समय के बाद में फिर से एक वाद बन जाएगा, फिर इस वाद पर प्रतिवाद होगा, फिर वो संवाद बनेगा, फिर संवाद, वाद, प्रतिवाद, वाद, प्रतिवाद, संवाद, वाद, प्रतिवाद, संवाद। इस प्रकार से ये साइकिल जो होगा ये चलती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यही है जो है हीगल का द्वंद्ववाद। ठीक है, और कार्ल मार्क्स का भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार करते हुए अपने दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आधार देते हैं। तो हीगल के विचारों का खंडन कौन करते हैं, बाद में आकर के कार्ल मार्क्स करते हैं। अभी कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी हम लोग चर्चा करेंगे। हीगल महोदय के मत में सबसे पहली बात, भौतिक वस्तुएं प्रकृति आदि आत्मा के विकार अर्थात उससे उत्पन्न है। पर मार्क्स जो है मानते हैं कि जिसे हम आत्मा या मन कहते हैं या मस्तिष्क कहते हैं, या भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तु है। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम में अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से शरीर के सारे पुर्जों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, सबको मिला दिया जाता है, तो एक जीव आत्मा या जो मस्तिष्क है, या जो एक प्रकार से जो ब्रेन है, या जो एक प्रकार से हमारे शरीर को चलायमान होता है, वो एक प्रकार से होता है। तो कार्ल मार्क्स के विचार थोड़े अलग हैं, और एक प्रकार से इनके विचार थोड़े अलग हैं हीगल की। हीगल जो है वो कहता है कि भौतिक वस्तुएं प्रकृति आदि आत्मा के विचार, मतलब आत्मा के विकार होते हैं और आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो भौतिक वस्तुएं हैं या जो प्रकृति है, मतलब ये सब चीज़ें जो है, मतलब भौतिक वस्तुएं जो हैं वो सब आत्मा के द्वारा निर्धारित होती हैं। लेकिन एक प्रकार से जो मतलब ये है कार्ल मार्क्स हैं, वो क्या कहते हैं कि आत्मा जो होती है उस पर विश्वास नहीं करते वो, कि आत्मा भगवान के द्वारा बनाई गई, ये सब इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं जिसको हम आत्मा, मन या मस्तिष्क बोलते हैं, उसको एक प्रकार से क्या होता है, वो भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तु होती है। भौतिक शरीर मतलब कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करता है कार्ल मार्क्स, और हीगल जो बात करते हैं वो बात करते हैं एक प्रकार से कि मनुष्य जो बना हुआ है या जो भौतिक वस्तुएं हैं ये सब नश्वर हैं, ये सब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा के विकार हैं। आत्मा के विकार होते हैं भौतिक वस्तुएं जो सुख सुविधाएं हमको देती हैं। ठीक है, जबकि कार्ल मार्क्स जो है उसका उल्टा बताते हैं। कार्ल मार्क्स सीधा कहते हैं कि भाई शरीर से आत्मा है, ना कि आत्मा से शरीर है। मतलब जो भौतिकवादी चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उसको मिला देने से आत्मा का निर्माण हो जाता है। जैसे कि शरीर, जैसे घड़ी के तमाम सारे पुर्जे पड़े हैं, हम घड़ी को सारे पुर्जों को इकट्ठा कर मिला देते हैं तो घड़ी चलने लगती है। ठीक इसी प्रकार से शरीर के तमाम अंगों को सबको इकट्ठा कर मिला दिया जाता है तो शरीर एक प्रकार से चलने फिरने लगता है, उसमें आत्मा प्रवेश हो जाती है। ये कार्ल मार्क्स मानते हैं। तो एक प्रकार से ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं कौन, कार्ल मार्क्स, और हीगल जो है द्वंद्ववाद की बात करते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चर्चा करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हीगल का द्वंद्ववाद। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 7वां प्रश्न है, प्राधिकरण के प्रकार बताएं। प्राधिकरण के क्या प्रकार है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
प्राधिकरण का प्रकार बताएं। प्राधिकरण का प्रकार फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। प्राधिकरण होता क्या है भाई, सबसे पहले तो यही बताएं। प्राधिकरण किसे कहते हैं? प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो मैक्स वेबर की विचारधारा है प्राधिकरण। ठीक है, मैक्स वेबर का प्राधिकरण का सिद्धांत है, तो आपसे पूछेगा प्राधिकरण का सिद्धांत किसका है, तो आप बताएंगे मैक्स वेबर का है। ठीक है, सर्वोच्च समन्वयक शक्ति के रूप में की जो संगठित ढांचे की वैधता प्रदान करती है उसी को प्राधिकार बोलते हैं, प्राधिकरण बोलते हैं। मिलेट महोदय कहते हैं कि निम्न क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रशासकों को पर्याप्त अधिकार मतलब पर्याप्त प्राधिकार की जरूरत होती है। तो प्राधिकार एक अधिकार के रूप में लोग लेते हैं। प्राधिकार के सिद्धांत की बात की तो मैक्स वेबर ने प्राधिकार के दो सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, एक तो प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत और दूसरा प्राधिकार का स्वीकृत सिद्धांत। तो प्राधिकार का जो स्थितिगत सिद्धांत है उसके अंतर्गत मैक्स वेबर कहते हैं कि प्राधिकार होता है वो जनता की इच्छित और बेशर्त आज्ञाकारिता होती है, इच्छा के द्वारा होती है और बिना शर्त के एक आज्ञाकारिता होती है जनता की, जो इस विश्वास पर आधारित होती है कि श्रेष्ठ के लिए उन पर अपनी अपनी इच्छा को थोपना होता है। किस पर? श्रेष्ठ पर अपनी इच्छा को थोपना उचित है और उनको इसे मानने से इनकार करना अनुचित है। मतलब एक प्रकार से जनता पर जो अधिकारी लोग होते हैं वो अपना अधिकार चलाते नहीं। बहुत सारे लोग जैसे कि आज से ये कानून लागू होगा तो एक प्रकार से वो अपने अधिकार का ही तो प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे अब वो अधिकार उनको मानना ही पड़ेगा। और एक प्रकार से वो अधिकार अगर नहीं मानोगे तो उसके लिए दंड के आप भागी बनोगे, यानी कि जो वो बता रहे हैं वही चीज़ें सही हैं और जो आप सोच रहे हो वो गलत है। यानी कुछ नियम होते नहीं, या क्या नियम जो सरकार के द्वारा बनाए गए सारे नियम सही ही होते हैं? बिल्कुल नहीं सही होते हैं, सारे नियम थोड़ी ना सही होंगे। कोई व्यक्ति भगवान रामचंद्र थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऐसा होगा कि भाई कुछ चीज़ें सही होंगी, कुछ चीज़ें गलत होंगी, तो कुछ चीज़ें जो सही होंगी उनका आप सपोर्ट करेंगे, कुछ चीज़ें विरोधी मतलब जो गलत होंगी उनका आप विरोध करेंगे। अगर आप विरोध करेंगे तो क्या होगा? अगर आप विरोध करेंगे तो अगर उसके लिए एक प्रकार से आपका विरोध जो है अनुचित ठहराया जाएगा तो वो एक प्रकार समझिए प्राधिकार के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्राधिकार जो होता है उसको इसे मानने से इनकार करना अनुचित बताता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राधिकार को लेकर के हेनरी फेथाल कहते हैं कि प्राधिकार आदेश देने का अधिकार और आज्ञा का पूर्णता पालन करने की शक्ति होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी प्राधिकार औपचारिक पद के साथ होता है और जो भी इस पद पर आसीन होता है उससे प्राधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और आदेश और निर्देश जारी करने चाहिए। अधीनस्थों का यह कर्तव्य है कि वे उन आदेशों को और निर्देशों का पालन करें। जैसे कि अगर कोई प्रिंसिपल है स्कूल का तो अपने प्राधिकारों का प्रयोग करके किसी टीचर को कहता है कि भाई तुम कक्षा 6 में पढ़ाओगे, तुम 7 में पढ़ाओगे, तुमको आज 40 मिनट पढ़ाना या तुमको आज इतने मिनट पढ़ाना, सारी चीज़ें प्रिंसिपल ही निर्धारित करता है कि तुमको कब बैठना है, कब एक प्रकार से पढ़ाना है, सारी चीज़ें पहले से प्रिंसिपल बताएगा। या इसी प्रकार से किसी जो है बैंक में एक प्रकार से जो अधिकारी रैंक के लोग होते हैं वही निर्देश देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है। पुलिस थाने में आप देखिएगा जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं बड़े बड़े या जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो एक प्रकार से कांस्टेबल और इन सभी को एक प्रकार से आदेश देते हैं कि तो आज ये दरोगा तुमको इधर जाना है, तुमको इस कांस्टेबल को उधर जाना, 2 लोग इधर इस मामले में जाओगे, ये सारा निर्देश वगैरह अधिकार देते हैं कांस्टेबल को थाना अध्यक्ष। अब क्या होता है जो अध्यक्ष जब उन्होंने क्या किया, अधिकार दिया, अगर उस अधिकार का एक प्रकार से उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए दंड के भागी बनेंगे वो। तो यानी प्राधिकार वही होता है जो बड़े या उच्च अधिकारी जो होते हैं वो निम्न अधिकारियों को या निम्न कर्मचारियों को एक प्रकार से जो है अपनी आज्ञा मनवाते हैं। ठीक है, वो होता है प्राधिकार। तो प्राधिकार का ये हो गया स्थितिगत सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है प्राधिकार का स्वीकृत सिद्धांत। मैक्स वेबर ने प्राधिकार के इस रूप में परिभाषित किया कि यह एक औपचारिक संगठन में संचार क्रम का चरित्र है जिसकी बदौलत संगठन का कोई योगदान करने वाला या सदस्य जो होगा इसको जो वह करता है या फिर जो वह नहीं करता है उसके नियंत्रक या निर्धारक के रूप में स्वीकार करता है, कम से कम जहाँ तक संगठन का प्रश्न है वहाँ तक। यानी प्राधिकार की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के एक अधिकार से इसका संबंध लिया जाता है। और मैक्स वेबर ने प्राधिकार को एक प्रकार से 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है, प्राधिकरण को 3 वर्गों में बांटा है मैक्स वेबर ने, या सत्ता को 3 भागों में बांटा एक प्रकार से मान सकते हो। ठीक है, एक है पारंपरिक प्राधिकरण या पारंपरिक सत्ता की ही बात हो रही है। मैक्स वेबर ने सत्ता के उदाहरण उसी को प्राधिकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक पारंपरिक सत्ता यानी कि जो परंपराओं, प्रथाओं और नमूनों पर आधारित होती है, पहले से
तय है कि परंपरा के अनुसार ये चीज़ बहुत बड़े हैं, अधिकारी हैं, उनका सभी को मानना पड़ेगा सारी बातें, तो एक पारंपरिक सत्ता। दूसरी सत्ता होती है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता या करिश्माई प्राधिकरण जो होता है, जो शासक की अपवाद स्वरूप बेहतरीन व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित होता है कि ठीक है, जैसे कि करिश्मा हो गया कोई चीज़, एक प्रकार से वो खुद ही सारी चीज़ें बैठी हैं। और एक होता है कानूनी तार्किक प्राधिकरण, जो कि कानून, नियमों और कायदों पर आधारित होता है, जो आजकल प्रशासनिक भवनों में या पुलिस थानों में या अन्य अन्य स्थानों पर चलता है, वो कानूनी तार्किक प्राधिकरण होता है। पारंपरिक प्राधिकरण आप देखते हैं गाँव वगैरह में जो वर्चस्व पहले से कायम कर चुके हैं, वो अपना अधिकार चलाते हैं। करिश्माई प्राधिकरण होता है कि जो एक प्रकार से किसी विशेष व्यक्ति को कोई जादू मिल जाए या फिर किसी विशेष व्यक्ति को ही वो चीज़, वो शक्ति मिले जो कि एक प्रकार से अन्य व्यक्तियों के पास ना हो, तो उसके भी लोग को एक प्रकार से कहना मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने करिश्माई प्राधिकरण की अस्थिरता इसी प्राधिकरण के जो है अधिक संचालित रूप में नियमित करने के लिए मजबूर करती है। कुल मिलाकर के प्राधिकरण जो होता है वो सामने वाले को एक प्रकार से सामने वाले को काम करने के लिए या उसकी आज्ञा को मानने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, तो ये होता है प्राधिकरण या एक प्रकार से सत्ता। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा या प्राधिकरण का सिद्धांत है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। धर्म का समाजशास्त्र क्या है? धर्म के समाजशास्त्र की अगर बात की जाए तो धर्म का समाजशास्त्र जो है ये मैक्स वेबर की अवधारणा है, और मैक्स वेबर ही वह सर्वप्रथम विचारक हैं जिन्होंने धर्म का बहुत ही गहराई से वैज्ञानिक अध्ययन किया, और वैज्ञानिक अध्ययन करके समाजशास्त्र में धर्म के समाजशास्त्र जैसी एक स्वतंत्र शाखा को स्थापित करने का काम मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। मैक्स वेबर ने अपने व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर यह मान्यता दी थी कि धर्म का संबंध केवल पूजा और विश्वासों की व्यवस्था से ही नहीं होता है, बल्कि धर्म का सार जो होता है उसकी वे नीतियाँ अथवा आचार हैं या विचार हैं जो एक विशेष धर्म के मानने वालों के आर्थिक और सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। और इस परिकल्पना के आधार पर मैक्स वेबर ने संसार के विभिन्न धर्मों तथा मुख्यतः प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक धर्म का व्यापक अध्ययन करके मतलब कि व्यापक अध्ययन करके अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वह एक प्रकार से खास करके प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद का सार एक पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मैक्स वेबर की पुस्तक है दी प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर की है। पुस्तक का नाम ध्यान रख लीजिएगा, दी प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये पुस्तक किसकी? मैक्स वेबर की। उसी पुस्तक में उनके एक प्रकार से जो ये प्रोटेस्टेंट धर्म की जो नीतियां हैं, शुद्धता, चरणवादी जो आचरण है, विचार हैं, उसको एक प्रकार से उन विचारों ने पूंजीवाद को किस तरह से प्रभावित किया है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैक्स वेबर एक प्रकार से धर्म के समाजशास्त्र की बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो है धार्मिक आचारों के प्रभाव से ही कुछ समाजों में आर्थिक जीवन तर्कपूर्ण बनना, जबकि कुछ समाजों में आर्थिक जीवन में तार्किकता का स्थान बहुत गौण रह गया। और इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि स्वयं पूंजीवाद की विशेषताएं की प्रोटेस्टेंट आचारों के विकास का हो सकती हैं या की हो सकती हैं, लेकिन यह निष्कर्ष इसलिए सही नहीं है क्योंकि जिन समाजों में प्रोटेस्टेंट धर्म आचार्य या धर्म के विचार या इससे मिलते जुलते धर्म विचार विकसित नहीं हैं, वहाँ पूंजीवाद प्रणाली के आधार पर आर्थिक विकास आरंभ हो जाने के बाद भी कुछ समय पश्चात बंद हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म के आचरण का कारण मतलब आचरण कारण है, धर्म के आचरण कारण है, जबकि पूंजीवाद का विकास उसका परिणाम है। ठीक है, कुल मिलाकर के क्या होता है कि धर्म का समाजशास्त्र से ये होता है कि समाज में कौन सा समाज पूंजीवाद होगा, कौन सा समाजवाद होगा, या एक प्रकार से किस समाजों में ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, किस समाजों में कम लोग कमाएंगे, ये धर्म के ऊपर निर्भर करता है, धर्म के ऊपर डिपेंड करता है। धर्म ही यह निर्धारित करता है कि कौन सा समाज आगे बढ़ेगा, कौन सा समाज पीछे होगा। क्योंकि कुछ समाज के कुछ एक प्रकार से नियम होते हैं, मैनिफेस्टो में जो है धर्म के लिखा होता है कि आपको जो है आगे बढ़ना। जैसे भारतीय धर्म में क्या है, भारतीय या सनातन धर्म की अगर बात की जाए, यहाँ पर सीधा यही बताया जाता है कि भाई इतना कमाओ कि जितने में आप भी भूखे ना रहो, और अगर आपके घर से कोई आ जाए, अतिथि आ जाए, तो उसका सत्कार भी आप कर ले जाओ, इतना कमाओ। ठीक है, ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर शुरुआत से ही कमाने पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, ज़्यादा फोकस किया गया कि भाई एक प्रकार से जो है ज़्यादा झगड़ा लड़ाई ना हो और आपस में सब समन्वय भाव से रहें, ज़्यादा एक प्रकार से मारपीट ना हो, एक दूसरे से एक प्रकार से मिलजुल करके रहें। ये चीज़ें एक प्रकार से बताई गई यहाँ पर। तो धर्म के समाजशास्त्र में एक प्रकार धर्म का समाजशास्त्र ना केवल धार्मिक या पूजा पाठ तक ही सीमित है, बल्कि समाज को भी परिवर्तित करता, समाज के आर्थिक तंत्र को भी प्रभावित करता धर्म, ये बताते हैं मैक्स वेबर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है?
प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अगर बात की जाए तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मूलतः एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक एक तरीका या अप्रोच होता है या उपागम होता है जो समाजशास्त्र से रिलेटेड है, संबंधित है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में अमूर्त सामाजिक संरचनाओं के स्थान पर मानवीय व्यवहारों के मूर्त स्वरूपों, अंतःक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक बोध के या सामाजिक संबंधों के गतिशील पक्षों के अध्ययन पर बल दिया जाता है और इसमें मानवीय अंतःक्रिया को अध्ययन की एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाता है और व्यक्ति की मनोवृत्तियों को अंतःक्रिया की पृष्ठभूमि में देखा जाता है। परंपरागत समाजशास्त्रियों की अपेक्षा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी मानव प्रणाली और सामाजिक संरचना को अधिक जटिल, भविष्यवाणी के अयोग्य और अधिक क्रियाशील मानते हैं। परंपरागत जो समाजशास्त्री मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो बाह्य उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अंतःक्रियावादी यह मानते हैं कि समाजों का निर्माण जो हुआ है वो अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों के द्वारा होता है, जो केवल उत्प्रेरणाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि उनमें अनुभूति करने, समझने, किसी चीज़ की व्याख्या करने, क्रिया करने और निर्माण करने की क्षमता भी होती है। तो परंपरागत समाजशास्त्र में व्यक्ति को मनोवृत्तियों का एक पुंज माना गया है और अंतःक्रियावादी व्यक्ति को मनोवृत्तियों का पुंज मात्र नहीं वरन एक गतिशील और परिवर्तनशील कर्ता के रूप में माना जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है ये एक प्रकार से आंतरिक अनुभूति का विषय है और आंतरिक अनुभूति के द्वारा समाज में सारी चीज़ें होती हैं। अंतःक्रियावादी व्यक्ति को मनोवृत्तियों का पुंज तो मानते हैं, इसके अलावा गतिशील और परिवर्तनशील कर्ता के रूप में भी व्यक्तियों को देखते हैं। ठीक है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की परिभाषा देते हुए मार्विन ई ओल्सन महोदय कहते हैं कि प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रियाओं का लगाते हैं, क्रियाओं को लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की अगर बात की है तो इसमें सबसे पहली बात ये मानी गई कि अन्य प्राणियों से भिन्न मानव में विचार करने की क्षमता निहित होती है और जो मनुष्य है वो एक प्रकार सबसे अधिक सोचते हैं, सबसे अधिक उनमें माइंड होता है, सबसे ज़्यादा सोचने की क्षमता होती है। दूसरी बात ये इसमें बताई गई कि विचार करने की क्षमता का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के कारण ही होता है। तीसरी बात यह है कि सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान लोग अर्थ एवं प्रतीकों को सिखाते हैं या सीखते हैं उससे, जिसका उपयोग विचार करने की क्षमता के लिए करते हैं। चौथी बात यह है कि अर्थ और प्रतीक मानव की विशिष्ट क्रियाओं और अंतःक्रियाओं को चलने में एक प्रकार से मदद करते हैं, योग देते हैं। पांचवी बात यह है कि क्रिया और अंतःक्रिया के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले अर्थ और प्रतीकों को व्यक्ति अपनी स्थितियों के आधार पर बदलते रहते हैं। तो एक प्रकार से ये होता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। ठीक है। इसमें खास करके तमाम सारी चीज़ें हैं तो जिसके बारे में यहाँ पर बताते हैं कौन इस विचारधारा को कौन देते हैं भाई। इस विचारधारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के विचारक कौन है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसके विचारक कौन है भाई। ठीक है। इसके विचारों में कई सारे लोग अपने अपने विचार देते हैं। श्री किम्बल यंग हैं, गिस्ट हैं, सर्वश्री, मैरिल और एल्ड्रेज हैं। ठीक है। और किम्बल यंग जो है एक प्रकार से वो अंतःक्रिया के 3 प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया होती है। दूसरा व्यक्ति और समूह के बीच में अंतःक्रिया होती है। तीसरा समूह और समूह के बीच में अंतःक्रिया होती है। तो ये किम्बल यंग बताते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और ख़ास करके जो है इसमें खास करके इसका विकास अमेरिकन दार्शनिकों के एक समूह के द्वारा किया गया था। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारधारा की बात खास करके इसमें शिक्षा शास्त्री हैं जॉन डीवी और थॉमस कूलेन, विलियम जेम्स जो है बाल्डविन, जॉर्ज मीड, ये सब मनोवैज्ञानिक भी हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री हैं, इन लोगों ने किया। इसके अलावा मीड एक व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी एक प्रकार से विचारधारा दी है, जॉर्ज मीड। और इसके बाद में हर्बर्ट ब्लूमर, गस फील्ड टर्नर, गोफमैन, जॉर्ज स्टीन, फ्रेड डेविस, इन सभी विद्वानों ने इसको एक प्रकार से आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर के आप देखिएगा ये विचारधारा जो है वो बड़ी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां क्वेश्चन है संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संरचनात्मक प्रकार्यवाद के बारे में अगर बताया जाए तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद या प्रकार्यवाद समाज की प्रमुख अवधारणा है और प्रकार्यवादी सोच को विकसित करने वाले समाजशास्त्रियों में जिन 2 विचारकों को महत्वपूर्ण माना जाता है उनमें दुर्खीम और टालकट पार्सन्स का नाम आता है।
अमेरिकन समाजशास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत को एक खास स्थान मिलता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद के साथ प्रकारवादी सोच का भी विशेष स्थान रहा है। प्रकारवादी सिद्धांत के समर्थक यह जानते हैं कि समाज की क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चलती हैं और इसीलिए वह समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। आपको बता दूं कि प्रकारवादी जो विचारक हैं वो सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाए रखने में विभिन्न तत्वों के बीच आत्मनिर्भरता पाई जाती है, इस चीज़ को मानते हैं। समाज के ये विभिन्न तत्व एक संपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज एक संपूर्ण व्यवस्था है जिसके व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखने में विभिन्न समूहों और संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाजशास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं इमानुएल दुर्खीम, और इमानुएल दुर्खीम खास करके उन्होंने बताया कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए धर्म, नैतिकता ये एक प्रकार से आधार प्रदान करते हैं हमको। धर्म और नैतिकता के माध्यम से ही हम समाज में एकता बनाए रखते हैं और धर्म के आधार पर समाज में नैतिक मूल्य लागू हो पाते हैं, मोरल वैल्यूज़ चालू होते हैं, लागू हो पाते हैं और समाज एकाकी स्वरूप में पुष्ट होते हैं। ये सभी का एक प्रकार से जो है आधार है वो धर्म और नैतिकता ही है। धर्म अगर ना हो किसी समाज में तो वहाँ के समाज में एकता की बहुत कम मात्रा पाई जाएगी, क्योंकि धार्मिक एकता एक प्रकार से धर्म के नाम पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो है संरचनात्मक प्रकारवाद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, किस प्रकार से संरचनात्मक प्रकारवाद जो होता है इकट्ठा करता है लोगों को, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं यहाँ से खंडवा से। 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न क्या पूछा गया भैया आपसे? प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न देखेंगे, 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 8 क्वेश्चन दिए थे जिनमें से केवल 5 प्रश्न करने हैं, लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न है ये। प्रश्न है, पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं टालकट पार्सन्स की? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टालकट पार्सन्स का जो एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में वो कहते हैं, टालकट पार्सन्स कहते हैं कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयाँ जो तत्व हैं समाज के, वो परस्पर एक दूसरे के से क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए होते हैं, संबंध रखते हैं और इन इकाइयों में प्रकारात्मक संबंध पाए जाते हैं। सभी इकाइयाँ इस प्रकार से कार्य करती हैं कि जिसमें गतिशील संतुलन बना रहे। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही क्रियाशील रहती है। तो टालकट पार्सन सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करते हैं और एक प्रकार से कल्चर की बात करते हैं। कल्चर के द्वारा ही लोग जुड़ते हैं, धर्म के द्वारा जुड़ते हैं, नैतिकता के द्वारा जुड़ते हैं और प्रकारवादी संबंध होता है। और प्रकारवाद आपको मैंने शुरुआत में ही बताया अभी भी कि प्रकारवाद जो होता है वो एक प्रकार सामाजिक को एकाकी बनाता है, समाज की एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, जोन्स महोदय ने सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक व्यवहार की वह स्थिति होती सामाजिक व्यवस्था जिसमें समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयाँ आपस में तथा समग्र समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाज व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों के अर्थपूर्ण ढंग से संयुक्तिकरण होने पर ही होता है और ये इकाइयाँ अपना अपना कार्य करती हैं और परस्पर एक दूसरे का सहयोग प्रदान करती हैं, सहायता करती हैं, जिससे कि वे एक व्यवस्था के रूप में बनाए रख सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। यानी एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे समाज के समूहों का या समाज की विभिन्न इकाइयों का आपस में मिलजुल करके कार्य करना ही एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में व्यवस्थित रूप से विचार करने वाले विद्वानों में टालकट पार्सन्स का नाम है। टालकट पार्सन्स बेसिकली अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और टालकट पार्सन्स की बात करें तो वो उनकी एक पुस्तक है जो है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में यानी 1937 में प्रकाशित पुस्तक है और उस पुस्तक में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई। इसके अलावा इनकी और पुस्तक है टालकट पार्सन्स की जर्नल थियरी ऑफ एक्शन एंड द सोशल सिस्टम, एक पुस्तक है, उसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया। और एक पुस्तक है इनकी द सोशल एक्शन 1953 में जो प्रकाशित होती है, उसमें भी इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के बारे में विधिवत तरीके से क्रमबद्ध जानकारी दी। टालकट पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था जो होती है अनिवार्य रूप से अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल होती है। जो अंतःक्रिया होती है मनुष्य के अंदर की, उसी के द्वारा एक प्रकार से समाज के लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक जाल का निर्माण करते हैं। टालकट पार्सन्स आगे कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में जिसका कि कम से कम एक भौतिक या जो है पर्यावरण संबंधी पहलू हो, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति के लिए
व्यक्तिकर्ताओं की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं और इन अंतःक्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध उनकी परिस्थितियों के साथ सांस्कृतिक रूप से संचरित एवं स्वीकृत प्रतीकों की व्यवस्था के द्वारा परिभाषित एवं मध्यस्थ होता रहता है। कुल मिलाकर के सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति वस्तुतः समाज में या समाज के एक से अधिक व्यक्तियों अर्थात कर्ताओं की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के कारण होती है। 2-4 लोग, 10 लोग, 12 लोग की अंतःक्रियाएं जब इकट्ठा होती हैं तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। किसी भी समाज में आप देखते हैं जब कई कर्ता परस्पर संबंधित रह करके क्रियाएं करते हैं तो इससे एक संतुलित स्थिति का जन्म होता है जिसको सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर इसी चीज़ को मैं बताऊँ आपको तो क्या होता है कि जब किसी समाज में स्वीकृत प्रतिमानों एवं प्रतीकों के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं परस्पर संबंधित रह करके अंतःक्रिया करते हुए अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की आदर्शतम तृप्ति करते हैं, पूर्ति करते हैं, तभी सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति होती है और इस सामाजिक व्यवस्था का संबंध एक निश्चित पर्यावरण से होता है। सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो कई विशेषताएं होती हैं जैसे कि एकाधिक व्यक्तिकर्ता होती है, इसमें मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तिकर्ता होते हैं। दूसरी बात अंतःक्रियाओं का एक प्रकार से आदर्श लक्ष्य होता है। तीसरी बात क्रमबद्धता होती है इसमें। चौथी बात प्रकारात्मक संबंध होता है व्यक्तियों के बीच। पांचवी बात सामाजिक व्यवस्था गतिशील होती है। छठी बात विशेषता यह है कि पर्यावरण भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा सातवीं बात यह है कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध होता है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, व्यक्ति व्यवस्था से संबंधित होता है, परिस्थितियों एवं लक्ष्य का संबंध भी इससे होता है, संतुलन भी एक प्रकार से इसमें अनुकूलन, संतुलन, संपूर्णता, सीमाएं सारी चीज़ें होती हैं सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के पक्षों में खासकर नातेदारी व्यवस्था हो गई, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण हो गया, या एक प्रकार से समाज शक्ति व्यवस्था हो गई, धर्म और मूल्य संगठन हो गए बहुत सारे। ये सब एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के उदाहरण है, सामाजिक व्यवस्था के एक प्रकार से विभिन्न पक्ष हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मीड के समाजीकरण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो मीड है, मीड महोदय की जो समाजीकरण का सिद्धांत है इसके बारे में प्रश्न किया गया है। तो जॉर्ज मीड की बात की है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड इनका पूरा नाम है, अमेरिकन विचारक हैं, दार्शनिक हैं, समाज मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने समाजीकरण संबंधी अपने विचार जो है, इनकी एक पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। उसी पुस्तक में इन्होंने अपने जो है विचार प्रस्तुत किए हैं और वे दार्शनिक मतलब एक दार्शनिक के रूप में एक प्रकार से जॉर्ज मीड यह जानना चाहते थे कि व्यक्ति और समाज में पहले कौन आया। और मूल रूप से कूले और मीड के विचारों में सब कुछ समानता है, किंतु आत्म के विकास में कूले व्यक्ति, चार्ल्स कूले जो हैं वो भी मीड की तरह ही समाजीकरण का सिद्धांत देते हैं। तो चार्ल्स कूले व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों पर अधिक बल देते हैं, जबकि जो जॉर्ज मीड हैं ये व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व देते हैं। समाज को अधिक महत्व देते हैं कौन? एक प्रकार से जॉर्ज मीड, और व्यक्ति को कम महत्व देते हैं, जबकि चार्ल्स कूले जो है व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों पर अधिक बल देते हैं। मीड कहते हैं कि आत्मा की चेतना को समाजीकरण का आधार मानते हैं। ये आत्मा की चेतना को ही समाजीकरण का आधार मानते हैं कि आत्मा की चेतना के द्वारा ही समाजीकरण होता है और आत्म की चेतना पूर्णतः सामाजिक है क्योंकि इसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है। और इस बात को लेकर के जॉर्ज मीड जो है दो स्वरूपों के बारे में बताते हैं, एक तो जैविकीय शक्ति और सामाजिक रूप की आत्मचेतन व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि क्या होता है समाजीकरण का सीधा सा मतलब होता है सोशलाइजेशन। इसका मतलब होता है कोई बच्चा अगर एक प्रकार समाज में ना रहेगा तो एक प्रकार से वो सारी चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। क्योंकि अगर किसी बच्चे को आप जैसे जन्म ले तुरंत आप जंगल में छोड़ाएंगे तो भारतीय मतलब कि एक प्रकार से जैसा समाज आज है या जिस समाज में बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं तो हम लोगों जैसा बच्चा नहीं होगा, वो जानवरों जैसा व्यवहार करेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले जिनका समाजीकरण नहीं हुआ है और वो एक प्रकार से जानवरों जैसे व्यवहार करते हैं। जैसा देखेंगे वैसा तो सीखेंगे, तो वही चीज़ समाजीकरण होता है कि भाई उनका जो बोल चाल का ढंग है, उठने बैठने का, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का जो ढंग है, बोलने चालने का, ये सब एक प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही सीखा जाता है। क्लियर? तो जन्म के समय बच्चा एक जैविकीय प्राणी होता है जिसमें तार्किक बुद्धि एक प्रकार से बिल्कुल भी नहीं होती है और वह अपनी आंतरिक प्रेरणाओं के अनुसार ही कार्य करता है। धीरे धीरे उसके व्यवहार पर समाज का प्रभाव पड़ता जाता है और परिवार और दूसरे प्राथमिक समूहों से होने वाली अंतःक्रिया से बच्चा यह समझना आरंभ कर देता है कि इससे किस तरह का व्यवहार करने की आशा की जाती है और उसके व्यवहारों का
दूसरे लोग क्या अर्थ लगाते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे बच्चे का आत्म जो है दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है। मीड महोदय ने दूसरे लोगों के इस व्यवहार को सामान्यीकृत व्यवहार कहा है, जो बच्चों को सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करता है। तो कुल मिलाकर के मीड जो है वो सामाजिकरण का अर्थ व्यक्ति के आत्म के समुचित विकास से लगाता है कि व्यक्ति का आत्म का विकास हो जाए, व्यक्ति के अंदर का विकास हो जाए। आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यीकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश करने से ही होता है। जब आप देखेंगे कि भाई वो फलाने व्यक्ति काम कर रहा है, उसको ऐसा लाभ हो रहा है, तो आप भी वैसे चीज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें बच्चे करते हैं, तो वो सामाजिकरण का सिद्धांत है जॉर्ज मीड का। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति बताइए। मैक्स वेबर की अगर बात की जाए तो मैक्स वेबर समाजशास्त्र की प्रकृति को बताते हुए क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति। तो मैक्स वेबर की अगर बात की है तो उनकी मान्यता है कि खास करके समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में वो कहते हैं। पहली बात तो बताते हैं मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र मुख्यतः सामाजिक क्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन है और इसके पश्चात ही सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों का अध्ययन भावात्मक निर्णय के प्रभाव से स्वतंत्र होना चाहिए। केवल तभी वैज्ञानिक विश्लेषण को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है जब आप सामाजिक मूल्यों का अध्ययन भावात्मक निर्णय के प्रभाव से स्वतंत्र होकर के करेंगे, ठीक है। तीसरी बात ये बताया मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कि ये ऐतिहासिक संप्रदाय से प्रभावित होने के कारण से, चूंकि मैक्स वेबर ऐतिहासिक संप्रदाय से रिलेटेड हैं, उससे प्रभावित होने के कारण इन्होंने क्या किया, समाजशास्त्र इतिहास से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ये बात बताते हैं। तो इतिहास से संबंधित है समाजशास्त्र, इसको किसने बताया? इसको बताया किसने? मैक्स वेबर ने। चौथी बात यह कि वैज्ञानिक समाजशास्त्र का विकास तभी संभव है जब सामाजिक क्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों के अर्थ को कर्ता के दृष्टिकोण से संदर्भ में ही समझ करके उसकी व्याख्या की जाए। तो कर्ता के संदर्भ या कर्ता के दृष्टिकोण के संदर्भ में समझा जाएगा तो उसकी व्याख्या अच्छे तरीके से हो पाएगी समाजशास्त्र की। पांचवी बात उन्होंने बताई कि जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों में कुछ सामान्यीकृत सैद्धांतिक श्रेणियों से तुलना करके प्रमाणिक निष्कर्ष दिए जाते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी संभव है। तो कुल मिलाकर के समाजशास्त्र की प्रकृति को बताते हुए मैक्स वेबर कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये समाजशास्त्र की प्रकृति मैक्स वेबर के अनुसार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में, चूंकि ये किसकी विचारधारा, ऐतिहासिक भौतिकवाद की कार्ल मार्क्स की विचारधारा ऐतिहासिक भौतिकवाद, और एक प्रकार से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी है, ऐतिहासिक भौतिकवाद भी, ये सब कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में दिया है और बड़ा महत्वपूर्ण विचार है इनका। कार्ल मार्क्स न केवल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करने के लिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, बल्कि वो समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को एक प्रकार से भी व्याख्यायित करते हैं। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक पुस्तक है इनकी, किसकी? ऐतिहासिक, मतलब इनकी पुस्तक है, खास करके किसकी पुस्तक है भैया? ये पुस्तक है किसकी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में एक प्रकार से इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करी है और इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया का आज तक का जो इतिहास रहा है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और वास्तव में ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन, मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद अध्ययन की वह पद्धति है जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक संसाधनों के आधार पर करती है। तो ऐतिहासिक या सामाजिक घटनाओं की व्याख्या किस आधार पर होती है? भौतिक संसाधनों के आधार पर की जाती है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स का स्पष्ट मानना था कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसका एक मुख्य कारण जो होता है भौतिक संसाधन, यानी उत्पादन के संसाधनों में अगर परिवर्तन होगा तो एक प्रकार से समाज में परिवर्तन होगा। ये बात एक प्रकार से कार्ल मार्क्स स्पष्ट करते हैं। कुल मिलाकर के इतिहास को भौतिक संसाधनों के संदर्भ में ही समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद यही प्रयास करता है कि इतिहास को भौतिक संसाधनों के संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण समाज को 5 भागों में बांटा है और इन सभी भागों में पाए जाने वाले उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन से संबंधों में होने वाले संघर्षों और इनमें होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की है। और कार्ल मार्क्स का मानना था कि उत्पादन के साधनों, उत्पादन के संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का कारण होता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ये मानते हैं। कार्ल मार्क्स इसी आधार पर समाज का विभाजन भी करते हैं, ठीक है। वो समाज का विभाजन करते हैं प्राचीन साम्यवाद, दास युग, इसके अलावा सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद, इस प्रकार से वो 5 आधार बताते हैं। तो कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो मार्क्स द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है
और खास करके कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सामाजिक विकास का भ्रम जो है सार्वभौमिक नहीं है, और कार्ल मार्क्स ने रचनात्मक तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया है, इस आधार पर इनकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा जो है ये एक प्रकार से इसका उद्देश्य ये था कि सामाजिक विकास के आधारभूत कारणों को स्पष्ट किया जाए, साम्यवादी व्यवस्था की आवश्यकता को स्पष्ट करना, और समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा जो है वो एक प्रकार से इम्पोर्टेंट भूमिका तो रखती है, लेकिन उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे साम्यवाद की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य था। कार्ल मार्क्स ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि जब पूंजीवाद विकास की चरम अवस्था पर पहुंच जाएगा तब सामंतवाद तथा पूंजीवाद के बीच होने वाले द्वंद्व को परिणाम स्वरूप साम्यवादी युग का जन्म होगा। जब द्वंद्व होगा किसका, सामंतवाद का और पूंजीवाद का टकराव होगा आपस में, तो एक नए युग का सूत्रपात होगा जिसको साम्यवादी विचार या साम्यवादी एक प्रकार से वो बोला जाएगा वाद, ठीक है। और इस युग में सर्वहारा वर्ग जो होंगे वो संगठित होकर के उत्पादन के साधनों पर पूर्ण अधिकार कर लेंगे, और यह एक ऐसा युग होगा जिसमें उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। साम्यवादी समाज में कोई वर्ग भेद नहीं होगा, वर्ग विहीन समाज की कल्पना होगी। ये बात ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से ये बताते हैं कौन, कार्ल मार्क्स, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर हीगल और मार्क्स के विचारों की तुलना कीजिए। तो हीगल और मार्क्स के विचारों की तुलना कीजिए किसके आधार पर भैया, ऐतिहासिक मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है पदार्थ को प्रमुख मानता है, प्रकृति के सभी तत्व आपस में संबंधित हैं ऐसा मानते हैं, ठीक है। आपको बता दूं कार्ल मार्क्स और हीगल के मार्क्सवादी विचारों की अगर तुलना करेंगे आप, तो हीगल ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का आधार जो हीगल का है वो विचार है। हीगल जो है विचारों पर फोकस करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स जो हैं वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार पदार्थ बताते हैं, ठीक है। तो मार्क्स जो है पदार्थ को बताते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार, जबकि जो हीगल है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आधार किसको बताते हैं, विचार को बताते हैं, ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है कि हीगल की विचारधारा में आत्मवादी और भाववादी विचारों की प्रधानता आपको मिलेगी, जबकि जब आप मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली को देखेंगे तो संपूर्ण प्रकृति और जगत को एक समग्रता के रूप में स्वीकार करते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। और तीसरी विशेषता या तीसरा अंतर ये है कि हीगल ने वाद प्रतिवाद और समन्वयवाद को या साम्य मतलब कि संवाद को एक सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में माना है, जबकि कार्ल मार्क्स जो है वाद प्रतिवाद और समन्वय या फिर संवाद को परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी मानते हैं कि भाई एक तो परिणाम में अंतर होता है, इसके अलावा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है, वाद में, प्रतिवाद में और संवाद में भी, तीनों में, ठीक है। चौथा अंतर ये है कि हीगल ने जो है द्वंद्व के फलस्वरूप परिवर्तन को एक क्रमिक प्रक्रिया माना है, जबकि कार्ल मार्क्स जो है गुणात्मक परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन मानते हैं कि भाई एक क्वालिटी में परिवर्तन होता है, पहले वाद जो आएगा उसका जो प्रतिवाद होगा वो उसकी क्वालिटी को और बेहतर करेगा, और प्रतिवाद के बाद में जब संवाद आएगा तो उसकी क्वालिटी को और बेहतर करेगा, ठीक है। जबकि हीगल महोदय जो है कहते हैं ये वाद आता है, वाद के बाद प्रतिवाद होता है, प्रतिवाद दूसरे तरीके से होता है, प्रतिवाद थोड़ा बड़ा आता है, फिर संवाद आता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद में वही संवाद फिर वाद में बदल जाता है, फिर वो एक प्रकार से प्रतिवाद होता है उसका, फिर संवाद आता है। तो एक प्रकार से ये विचारधारा वो बताई उन्होंने, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो है ये बताते हैं। पांचवा अंतर ये है, हीगल महोदय जो है वाद प्रतिवाद और संवाद के द्वारा जिस परिवर्तन का उल्लेख करते हैं वह चक्रीय गति से होता है। मैंने जैसे बताया था एक चक्र की भांति होता है कि भाई वाद होगा यहाँ पर, फिर उसका प्रतिवाद आएगा, फिर एक प्रकार से संवाद बनेगा, फिर यही संवाद कुछ समय के बीतने के बाद में फिर वाद बनेगा और फिर प्रतिवाद बन जाए, फिर प्रतिवाद होगा उसका, फिर संवाद बनेगा। तो एक चक्र की भांति एक प्रकार से परिवर्तन होता है इसमें। लेकिन जो कार्ल मार्क्स मानते हैं, कार्ल मार्क्स का विचार है वो रेखीय परिवर्तन मानते हैं, एक रेखा में परिवर्तन होता है कि यहाँ पर वाद है, यहाँ पर प्रतिवाद हुआ और फिर यहाँ पर संवाद आ गया, ठीक है। तो यही निष्कर्ष निकल गया संवाद। तो एक प्रकार से इनका संवाद जो कार्ल मार्क्स का संवाद है वो अस्थायी प्रकृति का है, जबकि जो इनका संवाद है हीगल का, ठीक है, वो अस्थायी प्रकृति का है, वो बदल भी जाता है लेकिन इनका बदलता नहीं है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। तो हीगल के विचार, अगला अंतर आप देख सकते हैं, छठा अंतर कि जो हीगल का विचार है या हीगल के विचार आध्यात्मिक प्रकृति के होने के साथ साथ काल्पनिक भी होते हैं, जबकि मार्क्स के विचार व्यवहारिक हैं। तो कार्ल मार्क्स के विचार व्यवहारिक हैं और हीगल के विचार आध्यात्मिक प्रकृति के हैं और इसी के साथ साथ काल्पनिक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हीगल और एक प्रकार से उनके विचारों की तुलना हो गई। आप लिख सकते हैं, बड़े आसानी से समझ में आ गई होंगी आपकी बातें। अगला क्वेश्चन से छठा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, तर्क प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं बताइए। तर्क प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बताएं भाई। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? तर्क प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं।
तर्क प्रयोगात्मक जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं, फटाफट से बताएंगे। तो तर्क प्रयोगात्मक विधि की पहली विशेषता तो ये है, देखिए पेट्रिम सोरोकिन या विल्फ्रेडो पैरेटो, इन सभी लोगों ने एक प्रकार से इनका मानना था तर्कशास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान है और जो विशेष रूप से तथ्यों के अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होता है, उसमें कोई अटकलबाजी जो है अटकलबाजी नहीं थी, कोई ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो तथ्यों से परे हो। तर्क प्रयोगात्मक विधि गैर तार्किक व्यवहार के तार्किक अध्ययन के अलावा कुछ और नहीं है। कुल मिलाकर के विल्फ्रेडो पैरेटो की विचारधारा है तर्क प्रयोगात्मक विधि। ये कोई भी विचारधारा दी जाए समाजशास्त्र में तो तर्क के आधार पर दी जाए, ठीक है। और तर्क अगर होगा प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल होगा, उसका तर्क होगा तो विज्ञान पर आधारित होगा, सही होगा सारी चीज़ें। तो तर्क, तथ्य और अवलोकन तीन तत्वों पर आधारित है, खास करके पैरेटो की जो नई पद्धति है जो उन्होंने विकसित करी है, ठीक है। सबसे पहली बात पैरेटो जो है बताते हैं कि तर्क का तात्पर्य कहते हैं कि जो है तर्क जो होता है वो एक प्रकार से खास करके उसकी कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता तो है अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित एक वैज्ञानिक विधि होती है ये। दूसरी बात ये कि सभी तथ्यों का विश्लेषण करती है, पैरेटो के अनुसार सभी तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उद्देश्य दृष्टिकोण भी होता है इसमें, क्योंकि सरल और शुद्ध वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। खास करके किसी भी नियम को या किसी भी चीज़ को हल करने के लिए आपको एक प्रकार से शुद्ध और सरल वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। पैरेटो व्यक्तिपरक तत्वों से मुक्त एक पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और वैज्ञानिक पूर्ण चाहते हैं, मतलब कि एक प्रकार से वो सारी चीज़ तर्क और प्रैक्टिकल के माध्यम से सारी चीज़ों को, सारे विशेषताओं को या सारे सिद्धांतों की व्याख्या करने में उद्भत होते हैं। तथ्यों की एक रूपता और अंतर संबंध के बारे में एक प्रकार से विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। क्योंकि तथ्य एक समान और परस्पर संबंधित होने चाहिए। विभिन्न तथ्य जो है या विभिन्न सामाजिक घटनाएं, परिघटनाएं, वो सब एक रूपता का पता लगाने का उनके प्रयास करना चाहिए। अंतर्निर्भरता भी एक प्रकार से एक विशेषता है तथ्य प्रयोगात्मक विधि की, क्योंकि पैरेटो तथ्यों की अन्योन्याश्रितता पर बल देते हैं कि भाई अगर एक तथ्य दूसरे पर से रिलेटेड है, दूसरा उससे भी रिलेटेड होगा। संभाव्यता का सिद्धांत बताते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं, घटना की सटीक और सरलीकृत व्याख्या की जाती है इसके द्वारा। पैरेटो कहते हैं कि समाजशास्त्र का उद्देश्य प्रयोगात्मक एक रूपता की खोज करना है, सामाजिक घटनाओं के बीच नियमित संबंधों का पता लगाना है। पैरेटो की तर्कशास्त्र प्रयोगात्मक पद्धति जॉन स्टुअर्ट मिल की कार्यप्रणाली से ली गई है और मैकाइबर इस संबंध में कहते हैं कि विल्फ्रेडो पैरेटो की तुलना में अपनी पूर्ण निष्पक्षता और तर्क प्रयोगात्मक विश्लेषण पर अपनी विशेष निर्भरता पर अधिक गर्व नहीं किया है। पैरेटो ने समाज को संतुलन की एक प्रणाली के रूप में अवधारणाबद्ध किया है। उन्होंने समाज के बारे में समझाया, समाज एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी घटक परस्पर निर्भर होते हैं, एक संपूर्ण बनाते हैं। तर्क प्रयोगात्मक विज्ञान का उद्देश्य प्रायोगिक एक रूपता की खोज करना होता है और इस घटना या इस अर्थ घटना के बीच नियमित संबंध होता है। तो कहीं ना कहीं पे जो ये है तर्क प्रयोगात्मक विधि, ये जो है एक प्रकार से तार्किक क्रियाओं के माध्यम से या तर्क के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, एक प्रकार से एक प्रयोग के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट करना चाहता है। सामाजिक नियमों को, सामाजिक जो संबंध हैं, सामाजिक क्रियाकलाप हैं, उनको एकदम से एग्जैक्ट सही चीज़ों बताने की का फोकस करता है। वो है एक प्रकार से तर्क प्रयोगात्मक विधि की विशेषता है। सातवां प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार या दुर्खीम के सामाजिक एकता के प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। दुर्खीम महोदय ने एक प्रकार से क्या बताया है भाई? दुर्खीम महोदय यानी इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक एकता के कितने प्रकार बताए हैं? दुर्खीम महोदय की बात की जाए तो उन्होंने सामाजिक एकता के दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है यांत्रिक एकता और दूसरा प्रकार है सावयवी एकता। तो यांत्रिक एकता के बारे में दुर्खीम कहते हैं कि आदिम युगीन समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती थी और इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे मशीन के विभिन्न जो पुर्जे होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हुए भी परस्पर एक दूसरे से कार्य को संचालित करने हेतु जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से आदिम समाज में क्या होता था कि व्यक्ति जो हुआ करते थे एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे और उनमें सामूहिक भावना हुआ करती थी। दुर्खीम जो है मतलब इसीलिए दुर्खीम ने मशीन से सामाजिक एकता की तुलना करी और इसीलिए इसको यांत्रिक एकता के बारे में कहा, चूँकि ये मशीनी एकता थी, यांत्रिक एकता थी। समाज में व्यक्ति यंत्र की तरह कार्य करते थे, जैसे यंत्र के कार्य करने की एक पद्धति और एक दिशा होती है, उसी के अनुरूप कार्य करते थे व्यक्ति भी उस समय आदिम समाज में। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों का पालन करता था। आदिम युगीन समाज में सामाजिक एकीकरण की भावना उच्चतम स्तर पर विद्यमान हुआ करती थी। वास्तव में यांत्रिक एकता उन समाजों की विशेषता है जहां व्यक्ति अपनी परंपराओं और प्रथाओं के गहरे रूप से जुड़े होते हैं, उन्हें बगैर किसी तर्क के पालन करते हैं
और ये उनके सामूहिक जीवन के विभिन्न अंग होते हैं। अपने समाजों की परंपराओं को मानते हैं, नैतिक मूल्यों को स्वीकार करते हैं, आदर्शों को एक प्रकार से बनाए रखते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं करते, कोई विवाद नहीं करते। घर में जो उनके पिताजी बताते हैं वही काम करते हैं, या फिर जो उनके धर्म के बातें बताई गई उस पर तर्क कुतर्क नहीं करते, वितर्क नहीं करते और उसको आँख मूंद करके विश्वास करते हैं और उसमें कोई प्रकार का कोई तर्क वितर्क नहीं करते। एक यांत्रिक की भांति एक प्रकार से या यंत्र की भांति वो काम करते, जैसे कंप्यूटर को जितना आदेश देंगे उतना ही काम करेगा, उसके अलावा आगे काम नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी था कि जितनी भी परंपराएं उसमें बताई गई, जितनी भी संस्कृतियां बताई गई उतने का ही पालन करना, उससे अलग कुछ नहीं करना है। तो ये थी यांत्रिक एकता, इस तरीके से लोग जुड़े थे। दूसरी एकता होती है स्वावयवी एकता। स्वावयवी एकता जो है औद्योगिकृत और जटिल समाजों में पाई जाती है, आज के समाजों में, वर्तमान समाजों में। और इस समाज में संबंध औपचारिक होते हैं, विभिन्नताओं का संबंध समाज होता है। श्रम विभाजन का आधार विशेषीकरण होता है। इसमें विशेष योग्यता, क्षमता, कुशलता के आधार पर लोग एक एक कार्य करते हैं। इसमें कोई एक प्रकार से वर्णाश्रम या वर्ण व्यवस्था की बात नहीं होती है कि भाई अगर आप किसी वर्ण विशेष में पैदा हुए तो आप ही वो काम करोगे। सारे व्यक्ति को सारे काम करने का अधिकार, और आप देखिए किसी सीमा तक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि समाज में व्यक्ति सभी प्रकार स्वयं सभी काम स्वयं नहीं कर सकता है। इसीलिए वह स्वावयवी एकता अंतः निर्भरता के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लेते हैं आप किसी पुलिस थाने में जाएंगे तो सारे काम केवल इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष नहीं कर पाएंगे, उसके लिए होमगार्ड और कांस्टेबल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सभी लोग एक प्रकार से औपचारिक संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि जो है यांत्रिक एकता में अनौपचारिक संबंध होता है, उसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता, इसमें संबंध में स्वार्थ होता है। ठीक है, जो स्वावयवी एकता है इसमें स्वार्थ भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एक औपचारिक संबंध होता है और स्वतंत्र रूप से अपने विशेष प्रकार के कार्यों को करते हैं लोग। ठीक है, किंतु यह कार्य तभी संभव है जब वे संयुक्त रूप से परस्पर जुड़े रहते हैं। शरीर का कोई भी पृथक अंग शरीर से अलग होकर के कार्य नहीं कर सकता है। दुर्खिम का मानना था कि समाज का स्वरूप तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है और ऐसी स्थिति में जो संबंध पहले अनौपचारिक थे वो आज औपचारिक हो गए हैं। पहले संबंध जो स्वार्थ से रहित थे, कि स्वार्थ से विहीन थे, स्वार्थ नहीं थे जिस संबंधों में, आज उन्हीं संबंधों में स्वार्थ एक प्रकार से आ चुका है। तो यांत्रिक समाज एक है और एक स्वावयवी समाज, ये दुर्खिम बताते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां प्रश्न है सामाजिक उद्विकास की विशेषताएं बताइए। सामाजिक उद्विकास की क्या विशेषताएं हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सामाजिक उद्विकास की विशेषताएं, सामाजिक उद्विकास की बात की है तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के बारे में बताया और सामाजिक उद्विकास के मुख्य रूप से 4 सिद्धांत स्वीकार किए, 4 विशेषताएं बताई हर्बर्ट स्पेंसर ने। पहली बात उन्होंने बताई हर्बर्ट स्पेंसर ने कि सामाजिक उद्विकास जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्विकास के परिवर्तन के नियामक या नियम का एक सांस्कृतिक या मानवीय पहलू होता है। तो ब्रह्मांड के उद्विकास के परिवर्तन के नियम का एक सांस्कृतिक या मानवीय पहलू होता है सामाजिक उद्विकास, पहला विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि अंतः सामाजिक उद्विकास सब स्थानों पर समान प्रकार से होता है और कुछ निश्चित तथा अनिवार्य स्तरों से गुजरना पड़ता है। तीसरी विशेषता ये होती है उद्विकास की कि सामाजिक उद्विकास क्रमिक होता है, क्रम से होता है। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। चौथा जो सामाजिक उद्विकास की विशेषता है, सामाजिक उद्विकास प्रगतिशील होता है, ये एक प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है और बहुत लंबा समय लेता है एक प्रकार से उद्विकास होने में। जैसे कि आप देखते हैं सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत समाज में क्रमिक प्रगति करता है, परंतु सभी विद्वान सामाजिक उद्विकास को क्रमिक नहीं मानते हैं। कुछ विद्वान उसको समरैखिक भी मानते हैं, कुछ विद्वान उसको चक्रीय मानते हैं। मार्गन महोदय 3 अवस्थाओं से होकर के समाज को गुजरना बताते हैं। एक तो बन्यावस्था, एक बर्बरता की अवस्था और एक सभ्यता जो है आई है वर्तमान की। इसी प्रकार से और विद्वान इसकी 4 अवस्थाएं कुछ बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले आखेट लोग करते थे, शिकार करते थे मनुष्य, तो वो एक अवस्था हो गई। फिर उसके बाद में पशुपालन करने लगे तो एक वो अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था होती कृषि करने सीख गए तो कृषि अवस्था आ गई। चौथी बात है उद्योगों का विकास हो गया तो औद्योगिक अवस्था आ गई। तो 4 अवस्था कुछ लोग बताते हैं। कुछ विद्वान जो है वो बताते हैं 3 स्तर, एक तो प्रस्तर युग जिसमें पत्थरों का प्रयोग करते थे लोग, एक कांसे का युग जिसमें कांसे की खोज हो जाती है, एक लौह युग जिसमें लोहे की खोज हो जाती है। कुल मिलाकर के इसी प्रकार परिवार, धर्म, संपत्ति, कानून, राज्य आदि मानव समाज के विभिन्न अंग हैं और इसमें विकासवादियों ने विकास की विभिन्न अवस्थाएं दिखाने की कोशिश करी है। और कुल मिलाकर के आपको बता दूं कि सामाजिक उद्विकास जो होता है, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि उद्विकास पदार्थ और सहकारी गति के प्रथम का एक संकलन होता है, जिसमें पदार्थ एक अपेक्षिक, अनिश्चित और बेमेल सजातीय में एक अपेक्षिक रूप से निश्चित और समान्वित विभाजितीय रूप में बदल जाता है, जिसमें कि स्थापित गति में समांतरण और रूपांतरण हो जाता है। कुल मिलाकर के सामाजिक उद्विकास का अर्थ होता है अनिश्चित और बेमेल सजातीय जो है अंतर से या सजातीय एक प्रकार से विभिन्नता से। क्लियर? तो
सामाजिक उद्विकास जो होता है वो जब किसी समय में होने वाले परिवर्तनों का क्रम न केवल परिवर्तन के बाद परिवर्तन की क्रिया की ओर संकेत करता है बल्कि निरंतर घटित होने वाली प्रक्रिया को बतलाता है, जिसके द्वारा समदृश्यता का एक प्रकार से जो धागा है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तब परिवर्तनों के ऐसे क्रमिक विकास को हम उद्विकास कहते हैं। और उद्विकास जो होता है वो जैसे कि पहले जो है पूरा पाषाण काल से लेकर के और आज वर्तमान तक का जो विकास हुआ है ये उद्विकास का परिणाम स्वरूप है। अब इसमें मनुष्य का एक प्रकार से उद्विकास कई प्रकार का होता है। एक तो क्वालिटी में परिवर्तन होता है और क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। मात्रात्मक विकास और एक प्रकार से गुणात्मक विकास, दोनों तरीके का विकास होता है। ठीक है, अब ऐसे में विकास क्या होता है कि जैसे कि पत्थर वाले युग से यानी कि प्रस्तर युग से लेकर के विकास हुआ। एक तो पहली अवस्था जिसमें लोग शिकार करते थे, फिर पशुओं को पालने लगे, फिर खेती करने लगे, फिर उद्योगों का विकास हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से विकास होता गया। तो ये विकास एक प्रकार से एक विकास बहुत लंबे समय से होता रहा, करोड़ों वर्षों से एक प्रकार से विकास होता आ रहा है। तो एक प्रकार से ये विकास का एक जो क्रम है ये, ठीक है, लाखों वर्षों से हजारों वर्षों से विकास होता आ रहा है। तो ये विकास का एक प्रकार से जो एक प्रकार से विशेषताएं हैं इसके बारे में, सामाजिक विकास वही है। देखिए, केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय के खंड 7 से 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांट करके करने हैं। पहला प्रश्न, समाज के उद्विकास या समाजशास्त्र के उदय पर प्रकाश डालिए और इसके कारणों की व्यवस्था मतलब व्याख्या कीजिए। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ 2023 में, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। बाकी मॉडल पेपर में और भी मैं चर्चा कर दूंगा, और भी वीडियोज़ आएगी उसमें मैं चर्चा करता रहूँगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के कारणों और परिणामों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन से तीसरा नंबर, इमाइल दुर्खीम के आत्महत्या के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। दुर्खीम की आत्महत्या को लेकर के मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है, पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं बोर्ड पर ही पढ़ाने का काम करूंगा और एक एक सिद्धांत को क्लियर करूंगा बोर्ड पर। ठीक है, मान लेते हैं अभी चैप्टर वाइज ही वीडियो ना हो तो एक प्रकार से हम जैसे हमने अगस्त काम्ट को उठाया, हमने मैक्स वेबर को उठा लिया, हमने कार्ल मार्क्स के विचारों को उठा लिया, तो ये एक एक विचारों को एक एक दिन हम एक एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। होम साइंस का भी मॉडल पेपर इसी प्रकार से मैंने दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो समाजशास्त्र BA पंचम सेमेस्टर तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए पेपर नंबर 1 का ये मॉडल पेपर है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लिखित टाइप की परीक्षा में यही सब प्रश्न आने वाले, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार यानी कि क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट आपके पेपर का नाम है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सब वीडियो आप लगातार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस आपके समक्ष आती रहेंगी। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर कर दें। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।